Welcome everybody. This is our second class in theory of chapter magnetic effects of current for class 10th. Till now we have made one video in this series, and if you have not watched that video, you can go to our channel Point Basics, and there is a playlist named class 10 physics. You can find it out there, and we have also covered various chapters of your physics. In our playlist, we have also covered question banks and numericals for those chapters. We have covered around 100 numerical slash question bank questions or previous year questions for each chapter. So you can check out our that question bank slash numerical series, and you will find them anyhow useful to you, anyhow informative to you. Then please like, share, and subscribe, because your like, your share, your subscribe act as a motivation for us, and it is a zero cost way for you to support us. So do support us, do share this video, do subscribe to our channel. With this, let's start today's video. In last video, we have completed up to magnetic field lines and basics of magnets. Today we will start with magnetic field due to current or magnetic effect of current. That is the main topic for this chapter. This chapter is centered around magnetic effects of current. So we will start with magnetic field due to current, that how current produces magnetic field, and then we will study its various effects. So our today's starting point is magnetic field due to current. Now we know that whenever we talk about current or charge, we are mostly talking about इलेक्ट्रॉन्स. हम नॉर्मली इलेक्ट्रॉन्स की ही बात करते हैं, बिकॉज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो चार्ज को कैरी नहीं कर सकते, बिकॉज वो स्ट्रॉन्गली बाउंडेड होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, तो वो बाहर फ्रीली मूव नहीं करते. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो चार्ज को कैरी आउट करते हैं. सो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं, तो मीन्स कोई करंट नहीं हो, नो करंट. और कोई करंट नहीं होगा तो नो मैग्नेटिक फील्ड, कोई फील्ड भी नहीं होगी. नाउ यही इलेक्ट्रॉन किस में आ जाते हैं, अगर मोशन में आ जाते हैं. तो जैसे ही ये मोशन में आएंगे तो इनसे क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा. और ये करंट क्या फर्दर जनरेट करता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. अब इसका रीजन क्या है कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है. हम इसको आपका जस्ट बेसिक आइडिया दे सकते हैं. फुल डिस्क्रिप्शन आपके अभी सिलेबस से बाहर है, बिकॉज इसमें आपको थोड़ा स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया होना चाहिए, तभी आप करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्यों जनरेट होती है ये आइडिया आप लगा पाएंगे. बट फॉर बेसिक आइडिया, जो हर इलेक्ट्रॉन है, हर इलेक्ट्रॉन की अपनी क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट होती है. मैग्नेटिक मूवमेंट्स मीन्स कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है जो वो क्या करता है, एक्ट एज ए स्मॉल मैग्नेट. हर इलेक्ट्रॉन एक स्मॉल मैग्नेट की तरह काम करता है. अब जब आपने कोई सभी इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हैं, ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन जो रेस्ट पे हैं, तो ये क्या होते हैं, रैंडमली प्लेस्ड होते हैं. सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रैंडमली प्लेस का मीनिंग ये है कि अब हर इलेक्ट्रॉन एक मैग्नेट है, तो हम मैग्नेट को ना एक एरो से शो करते हैं कि जो ये वाला एरो है, जहाँ पे एरो है यहाँ पे इसकी नॉर्थ डायरेक्शन है और दूसरी साइड इसकी साउथ डायरेक्शन है. तो सपोज है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया. तो ये सभी के सभी रैंडमली किसी डायरेक्शन में पड़े. उसकी वजह से क्या होता है, नेट मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं.
बट जब आप करंट फ्लो करते हो, करंट फ्लो करने पे क्या होता है कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करते हैं ऐसे। और हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास दो मैग्नेट हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है एक मैग्नेट का, और ये दूसरा मैग्नेट का नॉर्थ है और ये साउथ है। अगर आप इन दोनों को एक साथ अटैच कर दोगे, बिकॉज साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, अगर आप दोनों को जोड़ देते तो एक बड़ा मैग्नेट बन जाएगा, नॉर्थ साउथ उसमें ऐसे बन जाएंगे। तो ऐसे ही जब करंट फ्लो करता है तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि ये सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। सपोज अगर यहाँ पे करंट लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है, तो यहाँ पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भी, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ये आप लेफ्ट टू राइट लगा सकते हो। हम जस्ट यहाँ पे आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहते हैं कि जब वो ऐसे मूव करेंगे ना, तो एक लाइन में मूव करेंगे सभी के सभी। और वो जब एक लाइन में मूव करते हैं तो उनके जो स्मॉल स्मॉल मैग्नेट पहले जीरो बन गए थे, क्योंकि वो पहले रैंडमली पड़े हुए थे, अब वो सारे एक लाइन में एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते हैं। मीन्स एक मैग्नेट के साथ दूसरा मैग्नेट भी जुड़ जाता है, फिर थर्ड मैग्नेट, फोर्थ मैग्नेट, ऐसे ऐड होते जाते हैं। और जब ये ऐसे ऐड हो जाते हैं तो ये एक बड़े मैग्नेट का काम करते हैं। सो दैट्स वाई जब भी आप इलेक्ट्रॉन को मोशन दोगे, मीन्स आपके पास करंट है, तो उससे ये स्मॉल स्मॉल मैग्नेट्स सभी ऐड हो जाते हैं और ये आपको एक बड़ा मैग्नेटिक इफेक्ट देते हैं। और अगर आपके पास एक बड़ा मैग्नेट आ गया तो मीन्स मैग्नेट से क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों आती है। तो ये स्मॉल स्मॉल मैग्नेट से आपको क्या मिल जाती है, मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है, ज्यादा ज्यादा अमाउंट में, जिसको हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर पाते हैं। सो दैट्स हाउ आप ये एक बेसिक अपने माइंड में एक मॉडल या एक आइडिया डेवलप कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन जब रेस्ट पे हैं तब उनसे कोई मैग्नेटिक फील्ड क्यों नहीं है, और जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तब उनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ जाती है। कि बिकॉज जब वो रेस्ट पे हैं तो उनकी डायरेक्शंस रैंडम है, कहीं भी हो सकती है, और वो मैक्सिमम टाइम्स एक, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने ज्यादा होते हैं कि वो अपने आप को कैंसिल आउट कर पाते हैं मैक्सिमम टाइम्स। बट जब आप उनको करंट में फ्लो करवाओगे तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि सबकी मैग्नेटिक मूवमेंट है जो वो एक दूसरे के साथ ऐड होती जाती है, सबका मैग्नेटिक इफेक्ट एक दूसरे के साथ ऐड हो जाता है, और आपको एक नेट इफेक्ट मिलता है जो कि नॉन जीरो है, जीरो नहीं है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं और करंट का और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन पढ़ते हैं। अगर आपके पास करंट है तो उससे आपको क्या मिलेगी, मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। अब अगर आपका करंट कांस्टेंट, मींस कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, एग्जांपल कैसे, 5 एम्पियर का करंट है, 2 एम्पियर का करंट है, अब तक आपने जितने पढ़े थे सब ऐसे ही थे कि सर्किट में 2 एम्पियर का करंट है, सर्किट में 5 एम्पियर का करंट है, तो करंट कांस्टेंट करंट है। तो कांस्टेंट करंट से क्या मिलती है आपको, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मींस ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ बदल नहीं रही, वो भी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी कांस्टेंट है। और अगर आप करंट को चेंज करते हैं, करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के साथ। पहले 2 एम्पियर था, फिर 3 एम्पियर हो गया, फिर से 1 एम्पियर हो गया, फिर से 2 एम्पियर हो गया, ऐसे वैल्यू चेंज हो रही है, फ्लक्चुएट हो रही है। तो अगर करंट चेंज करता है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो भी चेंज करेगी। और जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है तो इससे क्या बनती है, पोटेंशियल। और आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। या आप अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो उससे पोटेंशियल जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है, या इलेक्ट्रिसिटी या वोल्टेज जनरेट होती है। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक जनरेटर्स होते हैं जिनको जब हम रोटेट करवाते हैं तो वहां से हमें बिजली मिलती है, तो वहां पे ऐसा ही होता है कि हम वहां पे पोटेंशियल को चेंज कर रहे होते हैं, और पोटेंशियल चेंज होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां पे हम वो मोटर को, जो ऑब्जेक्ट है उसको रोटेट कर रहे होते हैं, जब हम उसको रोटेट करते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हम पोटेंशियल जनरेट कर पाते हैं।
तो ये बेसिक्स था कि कैसे करंट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। अगर करंट कांस्टेंट है तो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, अगर करंट वेरी कर रहा है, चेंज हो रहा है, तो हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से हमें फर्दर क्या मिलता है, पोटेंशियल मिलता है। इसका काम जनरेटर्स में होता है, ट्रांसफॉर्मर्स में भी इसका यूज किया जाता है। सो ये था बेसिक इसका कि कैसे करंट से मैग्नेटिक फील्ड आती है। अब हम इसी टॉपिक से आगे बढ़ते हैं और मैग्नेटिक फील्ड के कुछ एग्जांपल लेंगे कि हम क्या करेंगे, हम करंट फ्लो करवाएंगे और अभी हम उनको सिर्फ बेसिक डिस्कस करेंगे, बाद में हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम उनको एक्सप्लेन करते हैं। तो सम एग्जांपल्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वायर का एग्जांपल लेते हैं जो हमारा फर्स्ट केस है, लॉन्ग वायर कैरिंग करंट। तो इसका एग्जांपल कैसे, डायग्राम कैसे बनेगा, तो पहले हम एक वायर ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारी एक वायर है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके बाद हम इसको एक सर्किट में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो करंट को कंट्रोल करेगा, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R है, बैटरी की वैल्यू V है, और जो करंट है दैट इज I। ये यहाँ से जा रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ से वापस आ रहा है। अब ये जो वायर हम रेड कलर से शो कर रहे हैं कोई स्पेशल वायर नहीं है, जस्ट आपको दिखाने के लिए हमने इसका यूज किया है। ये जो ग्रीन वायर है यहाँ पे, ये भी सेम इफेक्ट देगी, इसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी जैसे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है वो डाउनवर्ड है। सो इस केस में अगर आप इसको अपनी लैब में करना चाहते हैं, तो लैब में करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे इसके पास ना एक पेपर रख सकते हैं। सपोज आपने इसके पास में एक पेपर रख दिया, और उस पेपर में आपने क्या रख दिया, थोड़ा सा आयरन रख दिया, बहुत ही स्मॉल पीसेस का। आपने आयरन को ग्राइंडेड आयरन लिया, जैसे आयरन का पाउडर होता है, वो आपने ऐसे आयरन का पाउडर लिया और यहाँ पे स्प्रेड करके रख दिया। फिर आप क्या करते हो, फिर आप इससे करंट, ये सर्किट को कनेक्ट करते हो, करंट को फ्लो करवाते हो। अब हम यहाँ पे एक स्विच भी लगा देते हैं सो दैट हम सर्किट को ऑन ऑफ कर सकें बात। तो इस स्विच की हेल्प से हम क्या करते हैं, सर्किट को ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं, फिर ऑफ करते हैं। ऑन ऑफ करने से क्या होगा कि यहाँ पे जो वायर है, जब इस वायर से करंट फ्लो तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। वो मैग्नेटिक फील्ड किस पे एक्ट करेगी, आयरन पे एक्ट करेगी, जो आयरन के स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स पड़े हैं इन पे एक्ट करेगी और इन पे फोर्स लगाएगी। और वो जब इन पे फोर्स लगाती है तो जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो कैसे एडजस्ट करते हैं अपने आप को, जैसे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जैसे वो एडजस्ट करती हैं अपने आप को, तो उसके अराउंड की जो चीजें होती हैं वो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह एडजस्ट करती हैं। तो ये सभी पार्टिकल्स जो यहाँ पे हैं वो आपको इस फॉर्म में अरेंज होते हुए दिखाई देंगे। हम आपको फिर से ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो अगर ये बोर्ड है जिसके ऊपर आयरन पार्टिकल्स रखे थे, तो ये सभी पार्टिकल्स ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल में अरेंज हो जाएंगे, ये ऐसे सर्कल का एक पार्ट बन जाएंगे लाइक दिस। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रेट वायर से करंट पास होता है तो जो उसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कुछ ऐसी होती है, वो ऐसे सर्कुलर फॉर्म लेती है।
तो वैसे वायर के अराउंड ऐसे सर्कल्स बनाते हैं, क्लोज सर्कल्स। ये आप इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि जैसे अगर आपकी जो सीलिंग है, जो आपकी घर की छत है, घर की छत पे फैन लटका हुआ होता है, तो उस फैन की जो एक डंडी लगी होती है जो उस फैन को आपकी छत से कनेक्ट करती है, तो जो वो डंडी है वो यहाँ पे वायर को शो कर रही है। और जो आपके फैन के पंख हैं, जो आपके फैन के ब्लेड्स हैं, वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सर्कल को जो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो जो आप है, आपके फैन के जो पंखे हैं इनको साइज में छोटा कर सकते हो तो आपको एक छोटा सर्कल मिल जाएगा, और जब साइज को बड़ा करोगे तो आपको बड़ा सर्कल मिल जाएगा। तो ऐसे ये जो वायर है, वायर के अराउंड छोटे सर्कल है, बड़े सर्कल। अब जितना आप वायर के पास रहोगे, सर्कल जितना छोटा होगा, उन दोनों सर्कल में गैप उतना कम होगा। मीन्स वायर के पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, और जैसे वायर से आप दूर जाते जाओगे, जो ये सर्कल है इनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, और यहाँ पे फील्ड वीक होती जाएगी, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ये जीरो हो जाएगी। तो ये तो एग्जांपल है लॉन्ग वायर का, जिसके अंदर से हम करंट फ्लो करवाते हैं। तो ये था एग्जांपल नंबर 1। इसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम प्रॉपर एक्सप्लेन करेंगे कि आपको ये सर्कल ऐसे क्यों बने, इन सर्कल की डायरेक्शंस कैसे होगी, क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, कौन सा पोल कहाँ पे होगा। बिकॉज हमने बोला है कि जब भी किसी के अंदर करंट फ्लो करेगा वायर के अंदर, तो वो मैग्नेट बन जाएगा, और मैग्नेट के अंदर तो पोल भी होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। तो हम वो भी एक्सप्लेन करेंगे जब हम इस केस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं अपना। सेकेंड एग्जाम्पल है सर्कुलर कोयल। कैरी, और इसको लूप भी बोल दिया जाता है, कि लूप के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। मींस आपके पास कुछ ऐसा डायग्राम है, ये एक लूप है, ये आपने लूप लिया, और इसको आपने एक बैटरी से, एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है लाइक दिस। पॉजिटिव से जाएगा, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, इसके अंदर देखिए आप, ये एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है। अगर आप बैटरी को रिवर्स कर देते तो इसके अंदर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लग जाएगा। ओके, तो ये ऐसा एग्जांपल है। अब अगर आप इसको ये मान के चलें कि आपके पास ये एक वायर है, ये वायर का एक छोटा सा हिस्सा है, जैसे हमने वहां पे वायर थी, जो ऊपर वाला केस था हमारा। अगर हम इस वायर को हॉरिजॉन्टल बनाएं लाइक दिस, और अब हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनाएं, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, ऐसे सर्कल्स बनेंगे। यहाँ पे वायर एक्सिस के लोग निकलेगी, और जो सर्कल है वो उसके अराउंड चारों तरफ गोल गोल घूमेगी। तो सेम हम यहाँ पे कर सकते हैं कि ये भी तो एक वायर, तो इसके अराउंड भी ऐसे सर्कुलर फील्ड बनेगी। सो यहाँ पे जो फील्ड बनती है वो ऐसे सर्कुलर फील्ड बनती है। हर वायर के एक हिस्से के अराउंड एक सर्कुलर फील्ड बनेगी, और जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे ये सर्कल का साइज बड़ा होता जाएगा। अगर हम आपको सिर्फ एक साइड के सर्कल्स दिखाएं इसके अंदर, लूप के अंदर, तो वो आपको कुछ ऐसे दिखाई दे। ये अगर ये हमारा लूप है, तो ये सर्कल ऐसे आज इसके अंदर जा रहे होंगे, और ऐसे पीछे से बाहर आ रहे होंगे लाइक दिस। और ये सर्कल कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, बिकॉज ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जो सर्कल होते हैं वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करते। बिकॉज अगर वो कट करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वहां पे दो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं होता। तो दैट्स वाई
कभी भी ये दो सर्कल एक दूसरे को कट नहीं करते। नाउ अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। ये तो था कोयल के लिए, और हम इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे जब हम इसका सेपरेट से केस स्टडी करेंगे। इसको भी हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। और थर्ड केस आता है कि ये तो अब हमने पहले हमारे पास एक वायर थी, वायर को बेंड करके हमने कोयल बना दी। ये वायर है जो इसको हमने बस जस्ट सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। अब हम ऐसे क्या करते हैं, नंबर ऑफ कोयल्स लेते हैं। तो वो होता है हमारा थर्ड केस, जिसको सोलेनॉइड बोला जाता है। तो जो हमारा थर्ड केस है दैट इज सोलेनॉइड। तो इस केस में क्या होता है कि जो आपकी वायर है उसको हम ऐसे स्प्रिंग फॉर्म में बेंड कर देते हैं, और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के साथ यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, और इसमें जो करंट की डायरेक्शन हो जाती है दैट इज दिस, यहाँ से गोइंग और यहाँ से आउट गोइंग। सो इस केस में क्या होता है, ये बिल्कुल एक प्रॉपर मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जैसे मैग्नेट के अंदर था कि फील्ड अंदर जा रही थी और फिर बाहर घूम के आ रही थी, तो यहाँ पे भी ऐसा होता है कि यहाँ पे ऐसे क्लोज लूप्स बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम प्रॉपर वे बनाते हैं। और जो मैग्नेट के लिए पोल होते थे, वैसे यहाँ पे भी पोल्स वगैरह होते हैं। वो सब हम जब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तब हम सब आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे इसके अंदर पोल्स वगैरह बनते हैं। एंड अगेन, ये फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। आपको यहाँ पे लग रहा होगा कि ये वायर को इंटरसेक्ट कर रही, बट नहीं, ये वायर को भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्लोज कंटिन्यूस कर्व होती है, और इनका ना कोई मीन्स ये ना कहीं से स्टार्ट होती है ना ही कहीं पे एंड होती है। बाहर ये नॉर्थ टू साउथ जाती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ जाती है। तो ये हमने कुछ बेसिक एग्जांपल स्टडी कर लिए, जिसकी हेल्प से जहाँ पे हमने आपको करंट कैरिंग वायर के अंदर, सोलेनॉइड के अंदर और एक कोयल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड शो की थी कि आपको कैसे इमेजिन कर सकते हैं, कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। हम इनको कंप्लीट डिटेल में भी एक्सप्लेन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। उससे पहले हम आपको एक रूल पढ़ाना चाहेंगे जिसकी हेल्प से आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करने में ईजी रहेगी। तो इसको राइट हैंड थंब रूल बोला जाता है, जो कि हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल, इसका यूज किया क्या जाता है, टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ। इससे हम डायरेक्शन पता करते हैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। इफ सो हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता कर सकते हैं प्रोवाइडेड डायरेक्शन ऑफ करंट इज गिवन, एंड हम रिवर्स भी कर सकते हैं, हम करंट की डायरेक्शन पता कर सकते हैं प्रोवाइडेड हमें पता हो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। मीन्स अगर आपको करंट गिवन है तो आप मैग्नेटिक फील्ड का पता कर सकते हो, और अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो आप करंट का पता कर सकते हो रिवर्स इंजीनियरिंग करके यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थंब रूल है क्या, तो इसका एक्सप्लेनेशन जस्ट बेसिक सिंपल है दैट अगर आप अपने राइट हैंड को के जो राइट हैंड है उसको फोल्ड करते हो और उसका जो थंब है उसको ऊपर की तरफ बाहर निकालते हो, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो आप देख सकते हो
कि आपको कैसी सिचुएशन दिखाई देगी कि आपने क्या किया है, अपना राइट हैंड लिया है और उसमें आपने थंब को नीचे किया है और अपनी जो फिंगर्स हैं उनको फोल्ड किया। तो जो आपकी यहाँ पे फिंगर्स हैं, जब आप उनको फोल्ड करोगे और उनको आप फोल्ड करने के लिए रोटेट करोगे तो आप उनको ऊपर से देखोगे। अगर कहां से, इस साइड से, अगर आप इस डायरेक्शन से अपनी फिंगर्स को देखोगे कि वो किस डायरेक्शन में फोल्ड होती है, तो वो आपको ऐसे फोल्ड होती हुई दिखाई देगी। और ये जो रोटेशन होती है इसको बोला जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन। जैसे आपकी घड़ी घूमती है नॉर्मली, तो वो जब ऊपर से नीचे आती है उसको बोला जाता है क्लॉकवाइज रोटेशन, और जब उसका रिवर्स कर दो आप उसको बोलते हैं एंटी क्लॉक रोटेशन। तो इस केस में जब आपकी फिंगर्स फोल्ड होंगी तो ये बनाएंगी आपको क्लॉकवाइज रोटेशन। मींस अगर आपके पास कोई वायर है और उसके अंदर डाउनवर्ड करंट जा रहा है ऐसे नीचे की तरफ, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो एंटी क्लॉक रोटेशन होगी। मींस वो उसकी रोटेशन ऐसे होगी। अब ये आप रोटेशन तो समझ गए कि यहाँ पे एंटी क्लॉक रोटेशन होगी। अब अगर आप इसका रिवर्स कर दो, मींस अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो आपका थंब है, ये जो आपका थंब है, अब ये थंब आपका ऊपर की तरफ जाएगा। तो उस सिनेरियो में क्या हो जाएगा, जब ये थंब आपका ऊपर की तरफ जाएगा तो अब अगर आप रोटेशन देखते हो, अब अगर अपनी फिंगर की रोटेशन देखोगे अपने अंगूठे की साइड से, तब आपको ये दिखाई देगा कि जो ये रोटेशन है, ये रोटेशन अब क्या है, एंटी क्लॉक है। इस टाइम पे रोटेशन एंटी क्लॉक होगी। तो अब आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे रोटेट करेंगी एंटी क्लॉकवाइज। मींस जस्ट ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफर करेगी। अगर करंट आपका ऊपर की तरफ है, अगर हम यहाँ पे करंट लें और यहाँ पे डायरेक्शन लें रोटेशन की, तो अगर करंट ऊपर की तरफ है और हम इस पेपर की बात कर रहे हैं, मीन्स जो आपकी स्क्रीन है इसमें ऊपर की तरफ है, देन जो रोटेशन होगी वो होगी एंटी क्लॉकवाइज। और अगर करंट आपका डाउनवर्ड है तो जो आपकी रोटेशन होगी वो रोटेशन होगी क्लॉकवाइज। तो आप बेसिक रोटेशन तो समझ गए। अब आपको इस रोटेशन से पोल्स को समझना है कि आप इस रोटेशन से पोल्स कैसे डिसाइड करोगे कि नॉर्थ पोल कहाँ पे है और साउथ पोल कहाँ पे होता है। तो हमारे पास जो नॉर्थ पोल है साउथ पोल है उसके लिए आप एक बेसिक सी ट्रिक्स यूज कर सकते हो कि जब आप नॉर्थ लिखते हो तो दिस इज आवर नॉर्थ पोल एंड दिस इज आवर साउथ पोल। तो जो आपका साउथ पोल है, अगर आप इसके दोनों साइड पे एरो लगा दो तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे रोटेशन लाइक दिस हो रही है, और ये क्या है, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो जहां पे भी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी वहां पे क्या होगा, वहां पे साउथ पोल बनेगा। और इसका रिवर्स अगर आप इसको ऐसे बना देते हो तो दिस इज एंटी क्लॉक रोटेशन, और जहां पे भी एंटी क्लॉक रोटेशन होगी वहां पे क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा। सो अगर हम इसकी एग्जांपल लें, पहले वाला ये इस केस को लें, इसको हम केस ए बोल देते हैं। इस केस में करंट ऊपर की तरफ जा रहा था, और अगर हम ऊपर की तरफ से देखते हैं तो हमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक रोटेशन दिखती है, और इसी को अगर हम नीचे की तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज रोटेशन दिखेगी। जब भी एक टाइप की रोटेशन होती है तो अगर आप अपने व्यूइंग एंगल को बदल दो, मीन्स अगर आप ऊपर से क्लॉकवाइज देख रहे हो तो नीचे से वो एंटी क्लॉक हो जाएगा। मीन्स जब आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो ऊपर से आपको क्या दिख रही है, एंटी क्लॉक रोटेशन दिख रही है। तो एंटी क्लॉक रोटेशन का मीनिंग है कि ऊपर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल होगा।
और नीचे कौन सा पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। अगर हम बी केस पे जाएं, जहां पे हमारे पास करंट डाउनवर्ड है और जब हम ऊपर से इसकी रोटेशन देखते हैं तो ऊपर से हमें इसकी रोटेशन क्लॉकवाइज दिखती है, तो डाउनवर्ड करंट में ऊपर बनता है नॉर्थ पोल एंड बाय फोर्स नीचे बनेगा साउथ पोल। तो आप ऐसे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके तो करंट की रोटेशन कैलकुलेट कर सकते हो कि रोटेशन किस साइड होगी और रोटेशन की साइड होने से कौन सा पोल किस तरफ बनेगा, आप ये भी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, एक बार हम आपको फिर से इसका थोड़ा बेसिक रिवीजन दे देते हैं, बिकॉज फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस रूल का यूज करेंगे। जो ऊपर हमने तीनों केसेस डिस्कस किए हैं, उन तीनों केसेस में फील्ड की डायरेक्शन और पोल्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो राइट हैंड थंब रूल से हमें क्या मिलता है, हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें करंट की डायरेक्शन गिवन हो, या हम करंट की डायरेक्शन निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन गिवन हो। तो अभी हम पहले वाला पार्ट यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं जहां पे हमें करंट की डायरेक्शन गिवन होगी। हम इस डायग्राम पे आते हैं एंड हम इसको ओरिजिनल सिचुएशन लेके आते हैं अपनी। तो ये इस केस में क्या है कि जो हमारा करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, और जब नीचे की तरफ जाएगा तो अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को नीचे करते हो और अपनी फिंगर्स को रोटेट करते हो और उसको ऊपर से देखते हो, यहाँ पे हम ऊपर से देखने की बात कर रहे हैं बिकॉज हम दोनों केसेस में अप साइड से ही देखेंगे। अगर आप उसको ऊपर से देखते हो तो आपको वो क्लॉकवाइज रोटेट होती हुई दिखाई देती है, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मीनिंग होता है नॉर्थ पोल, मींस ऊपर की तरफ नॉर्थ बनेगा। और अगर आप उसको नीचे से देखोगे तो वो आपको एंटी क्लॉक दिखेगा। वेट अ मिनट, हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी, हमने पोल्स को बाय मिस्टेक रॉन्ग लिख दिया। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है यहाँ पे, तो क्लॉकवाइज रोटेशन का मीनिंग है यहाँ पे बनेगा साउथ पोल और नीचे बनेगा नॉर्थ पोल। अब अगर इसी हैंड को हम रिवर्स करते, तो जब हम इस हैंड करंट हमारा ऊपर की तरफ जाएगा तो हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉक। और एंटी क्लॉक का मीनिंग होगा कि ऊपर जो बनेगा हमारा बनेगा दैट इज नॉर्थ पोल, और नीचे क्लॉकवाइज डायरेक्शन मींस नीचे बनेगा साउथ पोल। तो दिस वाज द मिस्टेक, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। सो अगेन, जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो साउथ पोल, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो नॉर्थ पोल। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी हम वहां पे इस रूल का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द डायरेक्शन, और हम तीनों केसेस को डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। विद दिस आज की वीडियो को हम एंड करते हैं, एंड अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली है, आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हुई हो, आपके कंसेप्ट्स इंप्रूव हुए हो, then please consider sharing this video, liking to our video. If you have any doubt, you can comment in comment section and subscribing to our channel, because it helps a lot when you subscribe and you share these videos. It is a zero cost way for you to support us. So please do support us, do support our work, check out our previous videos also, and share your valuable reviews regarding those videos. With this, we will meet in next video. Keep sharing, keep subscribing. Thanks for watching.